दोनों के अलग अलग साइन हैं। अब स्ट्रोक के लिए जो हमने एक एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म एक यूज करते हैं, फास्ट, मतलब स्ट्रोक मतलब इमरजेंसी, आपको अभी के अभी दौड़ना है। ये टाइम फैक्टर कितना होना चाहिए कम से कम? इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अभी जो इस टाइम पे कि गोल्डन पीरियड है कि आपको 4.5 आवर्स में हॉस्पिटल पहुंचना है। देखिए, अब जैसे हार्ट अटैक में लोग कहते हैं कि एस्पिरिन इकोस्प्रिन खा लो, तो वो चीज़ हम एडवाइज नहीं करेंगे स्ट्रोक के केस में। स्ट्रोक के केस में ऐसी रेडीनेस कुछ नहीं कर सकते कि कुछ हुआ, आपको सिम्टम हुआ, आपने इकोस्प्रिन खिला दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अफीम दे देते हैं, वो भी नहीं करना है, उससे भी स्ट्रोक वर्सन होता है। कि बीपी के लोगों को ही सिर्फ स्ट्रोक होता है, तो क्या ये सच है? इंडिया अभी वर्ल्ड रैंकिंग में स्ट्रोक के केसेस में किस तरह रैंक करता है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो? यंग पॉपुलेशन को फोकस करके स्ट्रोक प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए हमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह फोकस करना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो इमरजेंसी वाली मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। इमेजिन कीजिए कि सडनली आपका हाथ, आपके पैर या इवन आपका ब्रेन आपसे बात करना बंद कर दे, तो ऐसे केस में क्या होगा? और तभी आपको पता चले कि सिर्फ एक क्लिक से आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाए। आज के पॉडकास्ट में हम इसी साई-फाई रीप्रोग्रामिंग के दुनिया में एंटर करने वाले हैं दोस्तों। तो नमस्कार एंड वेलकम आज के शो गपशप विद डीसी में। मैं हूं आपका होस्ट दीपक चौधरी। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ पेशेंट को ट्रीट नहीं करते बल्कि उनके ब्रेन को रिकैलिब्रेट भी करते हैं। एम्स और आर्टेमिस जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से ट्रेंड वेलकमिंग डॉक्टर, टॉप न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहित आनंद, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस टुडे। सेम है। सर, आपकी जो मेडिकल जर्नी है, 12th में 100 आउट ऑफ 100, उसके बाद एम्स, आप इसे अपनी डेस्टिनी मानते हैं या आपको लगता है ये आपकी चॉइस थी? चॉइस तो थी, बट डेस्टिनी अपनी खुद बनानी भी पड़ती है, सिर्फ चॉइस करने से नहीं होता। तो जब मैंने इनिशियली पढ़ाई शुरू करी तो मेरे को बायोलॉजी बहुत लॉजिकल लगती थी और साथ में मैथ्स भी थी। मैथ्स भी अच्छी लगती थी, बट मैथ्स से ज़्यादा लॉजिक मेरे को बायोलॉजी में दिखता था, तो इसलिए मैंने बायोलॉजी को चूज़ किया। किस मोमेंट पे आपने डिसाइड किया कि नहीं, न्यूरोलॉजी ही करनी है? तो हमारे बहुत सारे ना स्टेजेस होते हैं, जैसे पहले MBBS होता है, फिर MD मेडिसिन होता है, फिर जाके स्पेशलाइजेशन होती है जैसे कि न्यूरोलॉजी। तो जब मेरे को याद है कि जब मैं MD में था तो अब से हम सब पढ़ते थे कि कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको ब्रेन क्लॉट है, स्ट्रोक हो गया, तो आप एक इंजेक्शन दे सकते हो जिससे वो क्लॉट घुल जाएगा। तो ऐसे ही एक बार इमरजेंसी में था, तो रात को एक पेशेंट हमारे पास आया। तो अब तक तो आप सिर्फ पढ़ा करते थे कि ऐसा भी एक कोई चीज़ अवेलेबल है। तो वो पेशेंट आया, रात के कुछ 12:30-1 बजे के आसपास आया और उन्होंने बताया कि अभी ये हाथ पैर काम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो आपके खुद के ही हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि अभी तक सिर्फ पढ़ाई था, अब इसको कैसे करें। तो फिर मैंने अपने सीनियर से भी पूछा, उनसे गाइडेंस ली और उनको वो इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया। तो मैंने देखा, अपने सामने देखा कि जो हाथ पैर काम नहीं कर रहा था वो पेशेंट का हाथ पैर उठने लगा। इससे पहले मेरे को लगता था कि न्यूरोलॉजी शायद एक डेड ब्रांच है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट वो पहली बार जब मैंने उनका वो रिज़ल्ट देखा कि एक पेशेंट आया, उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था और वो देते ही वो चीज़ पलट गई, तो तब मेरा इंटरेस्ट जागा न्यूरोलॉजी में। तो जब ये न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट जगा तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मूवमेंट डिसऑर्डर्स है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें दिखी, और तो इसको अगर हम आम आदमी के लैंग्वेज में समझाना चाहें तो किस तरीके से समझाएंगे? तो जैसा मैंने पहले बताया कि मेरा न्यूरोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। फिर जब मैंने न्यूरोलॉजी ज्वाइन करी तो सबसे कम इंटरेस्ट मेरा मूवमेंट डिसऑर्डर में था। मेरे को लगता था कि बहुत ओल्ड पेशेंट्स में होता है, सब कंपन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। कॉमन परसेप्शन है कि भाई ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। बट जब फिर मैं एम्स में गया, वहाँ पे एडवांस टेक्निक्स, एडवांस ट्रीटमेंट्स मेरे को पता चले। मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा कि DBS करके, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके एक सर्जरी होती है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्ड इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। तब मेरा मूवमेंट डिसऑर्डर्स और DBS में इंटरेस्ट जागा। तो उसके बाद की साइकिल आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आपने लोगों से इंटरेक्ट किया फिर, और इसके नेक्स्ट के स्टेप्स पे आप थोड़ा रोशनी डालिए अपने लाइफ में। तो जब आप DM कर रहे होते हो एम्स में, तब भी बहुत लिमिटेड एक्सपोजर होता है कि वहाँ पे पेशेंट ही इतने सारे हैं, उनमें से कोई 3-4 ऐसे होते हैं जो ठीक टाइम पे, ठीक स्टेज पे आपके पास पहुँचते हैं। और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी काफ़ी होते हैं कि हर कोई ऐसी सर्जरी की तरफ नहीं जा सकता।
मिसकंसेप्शंस बहुत हैं कि हम इतनी बड़ी सर्जरी कराएंगे, ऐसा कराएंगे, काम तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो चल ही रहे हैं, तो कराएं या ना कराएं। बट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाग चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पे डॉक्टर सुमित सिंह के अंडर आर्टेमिस में ज्वाइन किया। ये जो सेंटर है ये डीबीएस के लिए, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे लगभग 600 से ज़्यादा केसेस हम डीबीएस के कर चुके हैं। और आते ही जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके अगले दिन ही ये डीबीएस का मैंने प्रोसीजर यहाँ पे देखा। पहले पहले तो जो इसके फंक्शंस होते हैं, जो वर्किंग होती है, उसको हाथ लगाने में डर लगता है कि आपने यहाँ पे कुछ किया, पेशेंट को कुछ हुआ, उसका कुछ रिजल्ट आया तो आपको डर लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मैंने ये कुछ छेड़ दिया तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बट सर की गाइडेंस के अंडर थैंकफुली मैंने बहुत सारे अब केसेस किए हैं यहाँ पे डीबीएस के, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। कोई ऐसा केस जब आप जिसे आप कंप्लीट करने के बाद, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद खुद आपको रोना आया हो, या फिर मतलब चाहे वो खुशी या कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट जो आपके करियर में गेम चेंजिंग रहा हो? ऐसे मोमेंट्स तो बहुत सारे ही हैं। किसी भी पेशेंट को अगर आप मोबिलिटी देते हो, अगर उनकी आप बेटर करते हो लाइफ, तो फिर इमोशनल कंटेंट तो होता ही है उसमें। एक केस मेरे को याद है कि एक 67 ईयर ओल्ड फीमेल थी, एक लेडी थी हमारे पास, जो काफ़ी टाइम से पार्किंसन से जूझ रही थी। बिल्कुल कंपन होता था, बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाती थी, बिल्कुल चल नहीं पाती थी, ऑलमोस्ट बस बेड पे ही उनका रहना था। उनके छोटे छोटे वो थे, पोता पोती थे, और वो बिल्कुल दादी से बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे कि हमें गोदी में उठा लो, ये कर लो, बट उनको भी बहुत दुख होता था कि अब मैं इनके साथ खेल भी नहीं पाती। तो फिर जब हमने उनका डीबीएस किया तो उसके बाद उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजी जिसमें वो चल रही थी और उनकी पोती जो है वो चीख रही थी, अरे अरे दादी चल पड़ी, दादी चल पड़ी। तो उसको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई थी। और वो आज भी हमेशा मेरे को वीडियो भेजते हैं अपनी कि वो अब हिमाचल जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं, वहाँ पे पहाड़ भी चढ़ रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, अपने भेड़ बकरियां भी चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसे केसेस में तो सर क्या होता है कि जो पेशेंट भी है उसे लगता है कि नहीं, ये डॉक्टर जो है एक नया जीवन मुझे दे दिया, और कहाँ मैं बिस्तर पे पड़ी रहती थी, अब मैं पहाड़ों पे घूम रही हूँ। तो ऐसे केसेस में कैसा फील होता है आपको? वही बहुत अच्छी, बहुत खुशी महसूस होती है कि आप किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला पाए, कुछ उनके लिए अच्छा कर पाए। कि जो चीज़ समझी जाती है कि ये वृद्धावस्था की, ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब ख़त्म हो चुकी है लाइफ, उस केस में आप उनको अपनी फैमिली से फिर से कनेक्ट कर सकते हो, उनको फिर से इंडिपेंडेंस दे सकते हो, तो बहुत बड़ी बात महसूस होती है। तो ऐसे केसेस में जैसे सभी के घरों में क्या कोई ऐसे 5 साइंस हैं जैसे हर हर लोग जाने पहचाने कि हाँ, ये स्ट्रोक के चांसेस इसमें दिख रहे हैं? जो हम स्ट्रोक की बात करते हैं वो अलग केस चीज़ है, और पार्किंसन डिजीज अलग चीज़ है। दोनों के अलग अलग साइन हैं। अब स्ट्रोक के लिए जो हमने एक एक्रोनिम या शॉर्ट फॉर्म एक यूज़ करते हैं, फास्ट, मतलब स्ट्रोक मतलब इमरजेंसी, आपको अभी के अभी दौड़ना है, तो उसका एक्रोनिम है फास्ट। उसमें हो गया, एफ से होता है फेशियल एसिमेट्री या ड्रूपिंग, कि आँख थोड़ी छोटी हो गई, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया और एक तरफ से बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फेशियल एसिमेट्री फर्स्ट साइन हो गया। दूसरा होता है आर्म स्विंग, की आर्म में वीकनेस आ गई, कि एक हाथ तो ठीक काम कर रहा है बट दूसरा हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा, बार बार कुछ आप पकड़ रहे हैं तो नीचे गिर रहा है। और एस से होता है स्पीच। स्पीच का मतलब या तो स्लरिंग आ गई, कि बोलने में तोतलाहट आ गई, या अटपटी बातें बोलने लग गए, कि आपको अगर बोलना है कि मुझे ग्लास उठाना है तो वो पेन को मेरे को ऊपर रखना है, ऐसे करके कुछ बात करने लग गए। टी का मतलब है टाइम, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो ये स्ट्रोक है और एक इमरजेंसी है, आपको उसी टाइम भागना है, फास्ट भागना है। दूसरी बात, अगर हम पार्किंसन की करें, उसके सिम्टम्स का भी एक एक्रोनिम होता है, ट्रैप। ट्रैप का मतलब टी से होता है ट्रेमर, मतलब ऐसे ऐसे करके हाथ कांपता है, और वो रेस्टिंग स्टेट में होता है, कि जब आप कुछ कर नहीं रहे, आराम से बैठे हैं, तो धीरे धीरे आपका हाथ कांप रहा है, तो ये पार्किंसंस का ट्रेमर होता है। इसके साथ होता है रिजिडिटी, यानी अकड़ाहट, कि जो भी आपके जोड़े हैं, जो भी जॉइंट्स हैं, उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, बहुत स्टिफ फील होता है। ए से होता है एकाइनेसिया, मतलब स्लोनेस, कि आप बहुत चलने में धीमे हो गए हैं, बहुत चलने में स्लो हो गए हैं। एंड पी से होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, कि जैसे ही आप खड़े होते हैं तो आप अपना बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, कुछ आपको पकड़ना पड़ता है, आगे पीछे गिरने को लगते हैं, या जैसे ही सीट पे बैठते हैं तो पीछे धड़ाम करके गिरते हैं। तो ट्रैप सिम्टम्स जो होते हैं, ये पार्किंसंस का साइन होता है। अगर ये भी किसी पेशेंट को दिखाई दे रहे हैं तो अपने पास के न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना है। तो आपने स्ट्रोक के केस में एक एक्रोनिम दिया फास्ट, तो जनरली लोग क्या गलती करते हैं स्ट्रोक के केस में? सबसे बड़ी बात स्ट्रोक में है कि पेन नहीं होता। अब किसी भी इंसान को यहाँ पे पेन होता है, यहाँ लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन हुआ, उनको एकदम से होता है कि ये तो हार्ट अटैक है।
और पेन सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आपको जैसे ही दर्द हुआ आप भागते हैं कि मेरे को कुछ करना है। स्ट्रोक के केस में अनफॉर्चुनेटली पेन नहीं होता, बस लोगों को लगता है कि हाथ थोड़ा काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा शायद ज़बान तुतला रही है, तो ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। बट जैसे हमने बात किया कि स्ट्रोक में सबसे बड़ा फैक्टर है टाइम। हर मिनट आप कम से कम 20 लाख न्यूरॉन लूज करते हैं। 1 मिनट भी गया तो 20 लाख न्यूरॉन हमेशा हमेशा के लिए गए। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाथ झटक के थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम निकाल देते हैं, अभी हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो स्ट्रोक की रिकवरी में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। तो जब आप बात करते हैं कि टाइम का, तो कितने देर के अंदर अंदर अगर मुझे लगा, किसी को लगता है कि हाँ उसको स्ट्रोक आया है, जिस जो कि हम हार्ट स्ट्रोक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो टाइम का फैक्टर है वो कितने जल्द से जल्द अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे तो वो टाइम कितना फैक्टर रखता है, ये टाइम फैक्टर कितना होना चाहिए कम से कम? इसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अभी जो इस टाइम पे कि गोल्डन पीरियड है कि आपको 4.5 आवर्स में हॉस्पिटल पहुंचना है। बट ये वाला जो पीरियड है ये भी बहुत रिसेंटली डिफाइन होता जा रहा है। जब शुरुआत हुई थी कि स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस करना है, स्ट्रोक ट्रीटमेंट करना है, तो पहले ये टाइम 3 घंटे हुआ करता था। आज की डेट में ये 4.5 घंटे है। उस कुछ स्टडीज़ में अगर कोई मोटा क्लॉट है, बड़ा क्लॉट है, तो 6 घंटे में भी कर सकते हैं। और आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो न्यू स्ट्रैटेजीज़ हैं, उससे ये टाइम पीरियड 24 घंटे का भी बन गया। बट केस सिलेक्शन ज़रूरी है। आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंचो, जितनी जल्दी आप पहुंचोगे उतने न्यूरॉन्स आप सेव कर पाओगे, है ना। बट अगर 24 घंटे भी हो गए तब भी कई बार हम ASL करके या परफ्यूजन टेक्निक्स हैं, स्पेशल MRIs हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि अभी भी वाइबल टिश्यू है कि नहीं, और अभी भी इसमें इंटरवेंशन करके हम इसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। अब कई बार क्या होता है इंडिया में, कई बार ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, और छोटे शहरों में टीयर 2 टीयर 3 में किसी के घर से हॉस्पिटल की दूरी का बहुत बड़ा इशू है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर पे अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे केसेस में इंडियन फैमिली में आप जो स्ट्रोक रेडी क्या चीज रखना चाहिए कि हाँ अगर किसी को अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट एड के तौर पे उसके लिए क्या रेडी रखना चाहिए? देखिए, अब जैसे हार्ट अटैक में लोग कहते हैं कि एस्पिरिन, इकोस्प्रिन खा लो, तो वो चीज़ हम एडवाइस नहीं करेंगे स्ट्रोक के केस में। कि स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, या तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है या क्लॉटिंग हो सकती है। तो अगर आपने वो एस्पिरिन खिला दी और ब्रेन में अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग और बढ़ जाएगी। तो स्ट्रोक के केस में ऐसी रेडीनेस कुछ नहीं कर सकते कि कुछ हुआ, आपको सिम्टम हुआ, आपने इकोस्प्रिन खिला दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिया में ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि कभी किसी को स्ट्रोक हुआ तो हफीम दे देते हैं, वो भी नहीं करना है, उससे भी स्ट्रोक वर्सन होता है। तो स्ट्रोक के केस में टाइम इज़ दी ओनली फैक्टर विच कैन हेल्प। अगर स्ट्रोक का कोई सिम्टम आया है तो आपको उसी समय हॉस्पिटल भागना है। अब इसकी रेडीनेस के लिए इंडिया में क्या किया जा रहा है कि कनेक्टेड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कि जो लोकल सेंटर्स हैं वहाँ पे स्ट्रोक अवेयरनेस एंड स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा दी जा रही है, और उनको बड़े सेंटर से कनेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ कोई छोटे सेंटर में भी अगर स्ट्रोक आया तो इमीडिएटली बड़े सेंटर तक कम से कम इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि ये टाइम पीरियड में इस पेशेंट को इतना प्रॉब्लम हुई है, हमने ये फर्स्ट एड दे दिया और ये पेशेंट पहुँचने वाला है। तो इंटीग्रेटेड स्ट्रोक यूनिट्स की नीड है। बड़े सेंटर्स में एक इंटीग्रेटेड स्ट्रोक यूनिट की अवेलेबिलिटी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ है। तो जैसे ही पेशेंट कोई इमरजेंसी में पहुँचता है, विद इन 10 मिनट्स ही उसका MRI वगैरह सब कुछ हो जाता है, और अगर वो ड्रग देना है तो वो दे भी दिया जाता है। इंटरनेशनल बेंचमार्क्स अराउंड 30 मिनट्स के हैं। हमारे स्ट्रोक सेंटर की अगर बात करें तो 10 से 15 मिनट में ये सारा काम कर दिया जाता है। आर्टेमिस हॉस्पिटल। परफेक्ट। तो सर ये जो डेंजरस लेवल है, तो वो सर्जरी में भी सर्जरी को 100% डेंजरस लेवल माना जाता है, तो इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखो, ये तो करता है ना मरता वाली बात हो जाती है। अब किसी को अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो अगर आप नहीं निकालोगे तो वो फट जाएगा, है ना। तो अगर नीड है तो आपको करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक के केस में हर मिनट 20 लाख न्यूरॉन्स मर रहे हैं। अगर आप इंटरवीन नहीं करोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आपको जल्दी से जल्दी उसमें इंटरवीन करना है अगर इंडिकेटेड है तो। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों में ये वहम है कि बीपी के लोगों को ही सिर्फ स्ट्रोक होता है, तो क्या ये सच है? सिर्फ बीपी तो नहीं है, बीपी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बीपी एक बड़ा कंपोनेंट है जिससे स्ट्रोक होता है। बट बीपी के अलावा डायबिटीज़, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल और कुछ कुछ जेनेटिक सिचुएशंस में या हार्ट डिजीज़ में भी स्ट्रोक होता है। तो फिर इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी पेशेंट को अगर स्ट्रोक हुआ है तो आप सिर्फ ये नहीं कह के सोच सकते कि
बीपी कंट्रोल कर लो, बस ठीक हो जाएगा। उसकी शुगर भी देखनी होगी, कोई उसको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है वो भी देखना होगा, कोलेस्ट्रॉल भी देखना होगा, स्मोकिंग भी बंद करनी होगी। आपने बताया कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में 10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है, हो जाती है। तो इंडिया अभी वर्ल्ड रैंकिंग में इसके केसेस में, स्ट्रोक के केसेस में किस तरह रैंक करता है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो? ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो स्टेटस है वो वर्ल्ड क्लास है। जहाँ सेंटर्स हैं, इक्विप्ड सेंटर्स हैं, दे कैन प्रोवाइड द एंटायर केयर विद इन मिनट्स एंड अप टू द बेस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड। आप कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं या आर्टेमिस पॉइंट ऑफ व्यू से? आर्टेमिस मतलब मैं पूरे ऑल ओवर कंट्री की ही बात कर रहा हूँ। जितने अच्छे से जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है। मतलब छोटे छोटे सिटीज़ में भी, टायर 2 सिटीज़ में भी अच्छी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हमारे न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, वो इतने ट्रेंड हैं कि दे कैन मैनेज दोज थिंग्स। प्रॉब्लम आती है पेरिफेरीज में, जहाँ पे अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक सिम्टम्स की अवेयरनेस नहीं है, और जो छोटे सेटअप्स हैं उनमें भी थोड़ी कई बार लेथार्जी आ जाती है, मेनली बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। तो सबसे ज़्यादा मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा, अगर हमारी कंट्री कहीं लैग कर रही है, सो दैट इज़ इन अवेयरनेस, नॉट इन दी नॉलेज और टेक्निक्स ऑफ डॉक्टर्स। तो सर, स्ट्रोक से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए एज अ डॉक्टर? आपको एज अ नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यंग पॉपुलेशन है। जो यंग पॉपुलेशन है वो टेक savvy भी है, वो हर चीज़ चलाती भी है। तो उनको अगर हम फोकस करें अवेयरनेस प्रोग्राम में क्रिएट करने में, कि चलो बूढ़े बूढ़े जो होते हैं उनको कई बार होता है कि कोई बात नहीं छोड़ दो, बट अगर कोई यंग पर्सन घर में है जिसको ये सारी रिकग्नाइज हो चीज़ें, तो वो जल्दी उनको हेल्प कर सकता है और टाइम पे पहुंचने में मदद कर सकता है। तो यंग पॉपुलेशन को फोकस करके स्ट्रोक प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए हमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह फोकस करना चाहिए कि आप एटलीस्ट जो इमरजेंसी वाली मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो आर्टेमिस एज अ हॉस्पिटल, एज एन इंस्टीट्यूट, अवेयरनेस के लिए क्या क्या कर रहा है आज के डेट में? तो हम जितनी भी इमरजेंसी, जैसे हमने पार्किंसंस की बात करी, स्ट्रोक की बात करी, तो हम इसको पूरा वीक की तरह से बनाते हैं। इसमें हम पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो शोज़ भी करते हैं, आपके थ्रू जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उसकी कोशिश करते हैं। पब्लिक इवेंट्स करते हैं, RWS के साथ एसोसिएट्स करते हैं, एंड यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे और टाइमली ट्रीटमेंट की उनको मिल सके, प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और जितना जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड कर सकें क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही शानदार रैपिड फायर राउंड होता है। तो डॉक्टर साहब के साथ ये रैपिड फायर, सर इसमें अपने को एक सेंटेंस या एक वर्ड में आंसर करना है रैपिडली। सर, टी या कॉफी? मेरे लिए तो कॉफ़ी। परफेक्ट। ब्रेन ओवर हार्ट? ऑलवेज ब्रेन ओवर हार्ट मेरे लिए। किसी एक्टर या सेलिब्रिटी को ट्रीट करना हो तो कौन सा है? वैसे नौबत ना ही पड़े तो अच्छा है, बट मैं शाहरुख खान से ज़रूर मिलना चाहूँगा। होपफुली उनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, बट मिलना उनसे चाहेंगे। अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता है सर? मेरे को मैथ्स भी काफ़ी अच्छी लगती थी, बल्कि मैंने IIT और AIEEE भी साथ साथ दिया था, और दोनों में रैंक भी आ गई थी फॉर्चुनेटली। क्या बात है। बट मेरा फर्स्ट लव बायोलॉजी एंड मेडिसिन ही था, तो मैंने मेडिसिन लिया। बट अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इंजीनियर होता। तो इसका मतलब सर, हम वन ऑफ द परफेक्ट और जीनियस माइंड के साथ आज बैठे हुए हैं। वन ब्रेन हैक सबको डेली करना चाहिए जो आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी, इतना ज़्यादा ये हो गया कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, मेरे को ये रील बनानी है, मेरे को ये लोगों को दिखाना है। तो आपने देखा होगा कि यंग लोगों को बहुत आजकल स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो स्ट्रेस कम करने की, एंजाइटी कम करने की बहुत ज़रूरत है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है जनरल पॉपुलेशन में। सर, बहुत अच्छा रहा ये शो, और नाइस टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर। एंड दोस्तों, अगर आपको इस एपिसोड ने सोचने पे मजबूर किया है तो यू नीड टू फॉलो दिस मैन। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां रहिए जिंदाबाद रहिए।